हेलो बच्चों आज आपकी कक्षा 7 विज्ञान का सैम्पल पेपर करेंगे जो आपके लिए आपकी वार्षिक परीक्षा में मदद करेगा। ठीक है, तो देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर जो दिया हुआ है कि आपके देखो जो क्वेश्चन है बच्चों वो इस टाइप के आएंगे। तो आपने इस तरह से अपने पेपर को याद करना है कि केवल अभ्यास के ही प्रश्न नहीं, आपको उसमें जो पाठ के अंदर से जो प्रश्न है वो भी आ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला कि किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। तो इसका आंसर होगा आपका 15 से 18 मिनट प्रति मिनट। ठीक है, तो ये औसत श्वसन दर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है प्रयोगशाला तापमापी का परिसर होता है। तो प्रयोगशाला तापमापी का परिसर जो होता है बच्चों वो कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। अब आपने यहाँ ध्यान देना है, ये 10 है, जो 110 है ये प्लस का है बच्चों और ये माइनस का 10 है। ठीक है, दोनों ही जैसे माइनस माइनस के नहीं हैं, एक माइनस का और एक प्लस वाला है। ठीक है, इसके बाद अगला है वायवीय श्वसन किस जीव द्वारा होता है। तो वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो वो कौन करते हैं, जैसे इसमें दिया है बिल्ली, मनुष्य, केंचुआ और उपरोक्त सभी, तो ये सभी करते हैं बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका, कीटों को पकड़कर, ये पढ़कर लिखा हुआ है, पकड़कर आहार बनाने वाले पादप का नाम। तो कीटों को जो पकड़कर आहार बनाता है यानी कि वो कीटभक्षी जीव होगा, है ना। तो कीटभक्षी जीव है वो, उसका उदाहरण आपने देखना है। इसमें देखें अमरबेल, गुड़हल, गुलाब, घटपन्नी, तो घटपन्नी होगा। इसके अलावा और कौन से होते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप है जैसे, ठीक है, वह भी कीटों को पकड़ता है। तो आपको ये भी मिले तो वो भी आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम, तो वो है यकृत यानी लीवर। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है बच्चों वो कौन सी है, यकृत। फिर है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को कहते हैं। तो ऐसे प्रक्रम को बच्चों कहा जाता है उत्सर्जन, तो ये एक्सक्रीशन हो गया। फिर है चाल का मूल मात्रक है। चाल का मूल मात्रक होता है बच्चों मीटर प्रति सेकंड, तो ये इसमें मीटर प्रति सेकंड वाला आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद है सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण या रंग होते हैं। तो सूर्य का श्वेत प्रकाश बच्चों आपने पढ़ा होगा कक्षा में, कितने वर्ण होते हैं, 7 वर्ण होते हैं। विबग्योर जो यानी कि, या फिर आप अपना इंद्रधनुष याद कर सकते हैं, इंद्रधनुष में जो आपको 7 रंग दिखाई देते हैं वही आपके सूर्य के श्वेत प्रकाश में रंग होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका 7। इसके बाद अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन सा वन उत्पादन नहीं है, वन उत्पाद नहीं है। ठीक है, तो वन प्रोडक्ट जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता बच्चों वो क्या हो गया, केरोसिन। ठीक है, क्योंकि गोंद है, लाख है, ये प्लाईवुड जो है, ये सब चीज़ें हमें लकड़ियों से मिल जाती हैं, है ना, पर केरोसिन हमें कच्चे तेल से मिलता है। ठीक, अगला है ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है। तो ब्रायोफिल्म किसके द्वारा जनन करता है बच्चों, पत्ती द्वारा यानी कि लीफ। तो इसका आंसर हो गया पत्ती। फिर है 11 से 20 वाले जो हैं बच्चों, इसमें आपके सत्य असत्य और खाली स्थान वाले क्वेश्चन आएंगे। ये 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन है ये भी, तो इसमें आपके अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं। देखें, पहला है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो ये आपका गलत हो गया क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है। दूसरा, मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन होता है। तो ये बिल्कुल सत्य है बच्चों कि मोम का पिघलना जो है वह भौतिक परिवर्तन होता है। फिर है लोहे की पाइप को जंग से बचने के लिए जस्ता या जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो लोहे की पाइप पर किसकी परत चढ़ाते हैं बच्चों, जस्ता, या फिर उसको कहेंगे जिंक। जिंक इंग्लिश का शब्द है, तो ये भी आपका क्या हो गया, सत्य है। तो ये हो गया सत्य। फिर है समय का मूल मात्रक सेकंड है, बिल्कुल सही है, ये भी सत्य हो गया। शुष्क का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो आपका आंसर है, यहाँ पर शुष्क खाली स्थान दिया हुआ है। तो शुष्क जो है, सूखा जो आपंक होता है उसका प्रयोग किया जाता है खाद के रूप में। ठीक है, ये लास्ट लेसन का क्वेश्चन है आपका, खाली स्थान आपकी बुक के अभ्यास में दिए हुए हैं।
फिर है 16वां, लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो कौन सा लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है बच्चों? अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसके बाद अगला अगला जो दिया है आपका, दो या अधिक सेल जब इकट्ठे होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों? बैटरी कहा जाता है। फिर है शाख वन में कौन सी परत बनाते हैं? तो शाख जो होते हैं आपको पता है सबसे छोटे पौधे होते हैं वन में। ठीक है, जो सबसे छोटे पौधे होते हैं तो वो सबसे छोटी ही परत बनाएंगे तो उसको कहा जाता है निमनतम। क्या कहते हैं? निमनतम। ठीक है, सबसे नीचे वाली। फॉरेस्ट में 3 परत है, निमनतम, फिर मध्यम और फिर उच्चतम। ठीक है, उच्चतम जो है वह सबसे ऊंचे पेड़ जो हैं, ऊंचे पेड़ जो हैं वो बनाते हैं। मध्यम जो होते हैं वो बीच की जो झाड़ी वगैरह होती हैं वह बनाती हैं। ठीक है, और निम्नतम परत कौन बनाएंगे? शाख बनाते हैं। इसके बाद है अगला रक्त लाल रंग का किस रंजक के कारण दिखाई देता है? तो आपको याद होगा, ये हो गया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो है लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, फिर है कौन सा दर्पण प्रतिबिंब सदा बिंब के साइज का बनता है? तो बिंब के साइज का, आप रोज अपने आप को देखते हैं तो आप जिस दर्पण में खुद को देखते हैं वो दर्पण क्या होता है बच्चों? समतल, जिसमें आप अपने आप को बराबर साइज का देखते हैं, छोटा या बड़ा नहीं दिखता है। ठीक है, तो इसके बाद अगला है वाईवीएस। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है बच्चों आपके, ये आपके थोड़े बड़े शब्द, मतलब कि 20 से 30 शब्दों के क्वेश्चंस हैं और इनके जो मार्क्स होंगे आपके 2 मार्क्स होंगे। इससे पहले 20 क्वेश्चन तक जो थे वो सब 1 मार्क्स के थे। ठीक है, तो वहाँ पर आप एक एक शब्द के आपके आंसर थे, यहाँ पर आपने थोड़ा शब्दों को बढ़ा लेना है, 20 से 30 शब्दों में आपने आंसर देने हैं। ठीक, तो पहला है अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? किसी एक अवायवीय जीव का उदाहरण दे। तो देखिए बच्चों, अवायवीय श्वसन यानी कि वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अवायवीय श्वसन कहलाता है। और ऐसा जीव जो है उसका उदाहरण है बच्चों यीस्ट। यीस्ट जो है वह कैसे श्वसन करता है? अवायवीय की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। इसके बाद है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखें। तो देखिए, समतल दर्पण के जो अभिलक्षण होते हैं बच्चों वो आप अपना रोज जो दर्पण यूज़ करते हैं समतल दर्पण वैसे ही लिख सकते हैं बिल्कुल, कि आपका जो प्रतिबिंब होता है वह आपके समान साइज का होता है। ठीक है, हमेशा समान होता है। और प्रतिबिंब जो होता है वह आपका आभासी होता है। ठीक है, और दर्पण से उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी कि आप दूरी पर खड़े हैं। ठीक है, समान दूरी पे खड़ा। तो इस तरह से आप इसके ये लिख सकते हैं अभिलक्षण। इसके बाद है विद्युत सुचालक और विद्युत रोधी पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो सुचालक बच्चों जिसमें से विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाती है, ऐसा जिसमें आसानी से प्रवाहित हो जाए उसे सुचालक कहेंगे। विद्युत रोधी जो जिसमें से प्रवाहित नहीं हो पाती है। तो विद्युत रोधी कौन से हो गए बच्चों? जैसे रबर हो गई, लकड़ी हो गई। ठीक है, ये सब पदार्थ क्या हैं? विद्युत रोधी। और प्रवाहित होने वाली धातुएं जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है, विलयन के प्रकृति बताएं। ये शब्द यहाँ पे विलयन है बच्चों। ठीक है, विलयन जो है उसकी प्रकृति बतानी है। तो देखें, नीला लिटमस पत्र जो है, नीला लिटमस पत्र किस में डाला? किसी भी विलयन में डाला गया है। ठीक है, तो आपने बच्चों इसके लिए एक शब्द याद रखना है, नील। अनिल किसी का नाम बच्चे का आप याद रख सकते हैं, बहुत आसान है याद करना। अ से अमल होता है। ठीक है, नी से नीला और ल से लाल। ठीक है, तो अब आपको याद हो गया होगा कि आपने पहले भी यही पढ़ा है कि अमल नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है? नीला लिटमस लिया गया है और वह नीला ही रह रहा है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा जो विलन होगा वह कौन सी प्रकृति का होगा बच्चों? ये देखो, अमल जो है वह नीले को लाल में बदल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं आया है, तो वह क्या है? क्षार। ठीक, तो ये क्षारकीय प्रकृति हो गई। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है
मानव पाचन तंत्र के मुख्य भागों के नाम लिखें। तो मानव पाचन तंत्र का जो भाग होते हैं आप अपना स्वयं से सोच सकते हैं कि मुंह से लेकर आपका फिर क्या आता है, बीच में आपकी ग्रसिका होती है, ठीक है। ग्रसिका के बाद आपका क्या है, आमाशय है। आमाशय के बाद आपके छोटी आंत है, और जिसे क्षुद्रांत्र भी कहते हैं, छोटी आंत और फिर बड़ी आंत और फिर गुदा, ठीक है। तो इस तरह से ये बृहदांत्र कहलाएगी, बड़ी आंत, छोटी आंत, क्षुद्रांत्र और फिर गुदा, ठीक। ये उस तरह आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है। तो देखें बच्चों, जब आप अत्यधिक धूल भरी उसमें सांस लेंगे तो उस वक्त क्या होता है कि आपके जो नाक है उसके अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, कोशिकाएं हैं, ठीक है, वो उत्तेजित हो जाते हैं, ठीक है। वो जब उत्तेजित हो जाते हैं तो उसके कारण क्या होता है, फिर आपको छींक आती हैं, ठीक। तो आपका आंसर इस तरह से ही आप लिखेंगे कि जो आपकी कोशिकाएं होती हैं नाक के अंदर की, वह उत्तेजित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, उत्तेजित हो जाती हैं। इसके बाद है क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे। तो पट्टिकाणु जो होते हैं बच्चों, वो क्या काम करते हैं, रक्त का थक्का जमाने की मदद करते हैं। जब हमें कहीं चोट लग जाती है तो उस वक्त हमारा खून बहता ही ना रहे, उसको एक थक्के के रूप में जमाने का कार्य कौन करते हैं, पट्टिकाणु। तो ये रक्त का थक्का बनाने के मतलब जमाने के काम कार्य करते हैं, इसलिए ये हमारा रक्त को अधिक स्रावित होने से रोकते हैं, बहने से रोकते हैं। फिर जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखें बच्चों, जीवों को खाद्य की आवश्यकता किस लिए होती है, पोषण के लिए, है ना। अगर भोजन नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे क्या, मतलब कि कुछ खाएंगे ही नहीं तो उनका पोषण क्या होगा। तो जीवों को मेनली जो खाद्य आवश्यकता होती है वो किस लिए होती है बच्चों, अपने पोषण के लिए ज़रूरत होती है। अगर उन वृद्धि और पोषण से क्या होगा, उनकी वृद्धि होगी, ठीक। तो आप इसको 2-3 पॉइंट करके भी लिख सकते हैं कि उनका पोषण होता है और इससे उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है ना। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा प्राप्त होगी तो हमारे शरीर का जो विकास होगा, मतलब वृद्धि होगी, शरीर का विकास लिख सकते हैं आप, या वृद्धि लिख सकते हैं, ठीक है। और जो भी हमारी कोशिकाएं मान लो टूट फूट जाती हैं तो उनकी मरम्मत के लिए भी हमें ज़रूरत होती है पोषण तत्वों की, ठीक। तो इस तरह से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ तक आपके जो 2 नंबर के क्वेश्चन थे बच्चों पूरे हो गए। अब आपके 3 नंबर के क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आप 30 से 40 शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला है उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाएं। तो उदासीनीकरण प्रक्रम पहले तो होता क्या है, तो देखें अम्ल और क्षार दोनों का जब हम मिला देते हैं और उनसे क्या बन रहा है बच्चों, लवण बन रहा है, ठीक है, लवण उत्पन्न होता है। तो इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। आप इसके लिए उदाहरण देंगे, जैसे NaCl जो बनता है, NaCl क्या बना है बच्चों, लवण बना है। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, देखें तो इसमें हम लोग जो डालते हैं, तो इसके लिए बच्चों आप इस तरह से लिखेंगे, जैसे हमने पहले कहा था कि पहले एक इसमें आपको पहले एक अम्ल चाहिए, अम्ल यानी कि हो गया HCl। अम्ल में आपने क्या डाला, क्षारक डाला, क्षारक के रूप में डाल दिया NaOH, ठीक है, ये हो गया क्षारक। और इन दोनों से क्या मिल गया, NaCl, ठीक है। ये जो NaCl है ये आपका लवण है, ठीक। और इस प्रक्रिया में जो आपके उत्पन्न हुआ, साथ में क्या क्या उत्पन्न हुआ, प्लस में जल और प्लस में ऊष्मा, ठीक है। तो इस तरह से ये आप लिखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 32 सेकंड लेता है, लोलक का आवृतकाल क्या है। तो देखें बच्चों, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन जो है ज़रूरी नहीं है 20 दोलन हो या 32 सेकंड हो, आपका कुछ भी यहाँ पर दिया हो, ठीक है। तो आपने इसके लिए इसका सूत्र याद रखना है कि सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, जितने समय में उसने वह दोलन पूरे किए
मतलब किसको कहते हैं, दोलन पूरा करने में लगा समय, पूरा करने में लगा समय उसको कहा जाता है आवृतकाल, किसका, सरल लोलक का। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि 20 दोलन जो हैं, 20 दोलन पूरा 20 दोलन पूरा करने में जो समय लगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास समय कितना लगा, 32 सेकेंड। ठीक है, मतलब 20 दोलन पूरा करने में जो समय लगा वो 32 सेकेंड। तो एक दोलन पूरा करने में जो समय लगेगा बच्चों वो हो जाएगा 32/20। तो इसको आप आगे काट लेंगे। काटने से ये जैसे मान लो आपने 4 से काट दिया, 4×8 = 32, 4×5 = 20। इसको आगे 8/5 को फिर आप भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.6 सेकेंड, इस तरह से। तो इसमें आपका मान लो कुछ भी दिया हो यहाँ पर कि जितने दोलन हैं और सेकंड हैं। ठीक है, तो जितने दोलन हैं, मान लो 40 दोलन है, 40 दोलन पूरा करने में जो समय लगा, आप इसी तरह से पूरा लिखेंगे, पूरा करने में लगा समय। ठीक है, जो दिया है वो है समय, मान लो 40 दोलन पूरा करने में लग गए 50 सेकेंड। ठीक है, और फिर एक दोलन पूरा करने में जो समय लगा तो 50/40, इस तरह से। ठीक है, और फिर उसे काट लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है बच्चों की, आपंक क्या है, समझाइए इसे कैसे उपचारित किया जाता है। तो आपंक जो होता है, जब अपशिष्ट जो जल होता है उसको जब सफाई करी जाती है, मतलब उपचारित किया जा रहा है, अपशिष्ट जल को जब उपचारित किया जाता है तो उस वक्त जो हमारा एक बड़ी सी टंकी में जो सारा पदार्थ डाला होता है, तीसरा स्टेप होता है। ठीक है, उसमें भी मध्य से जो ढलान वाली टंकी होती है, मध्य भाग से ढलान वाली टंकी में जब डाला जाता है सारे अपशिष्ट पदार्थ को, तो वहाँ पर पानी तो नीचे उतर जाता है और ये आपंक जो है, जो अपशिष्ट पदार्थ है वह मध्य भाग में बचा रह जाता है, फिर उसे खरोंच कर निकाल लिया जाता है, उसी को आपंक कहा जाता है। ठीक है, तो ये खाद्य के काम आती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है बच्चों कि किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। तो आपने पुष्प का चित्र अच्छे से बनाना है, इस तरह से मान ले कोई बना दिया आपने पुष्प। ठीक है, और उसका बीच में जो है आपका यहाँ पर इस तरह से, और ये आप ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से है और एक ये इस तरह से आपने देखें, ये आपका पुंकेसर। पुंकेसर जो है बच्चों उसमें ये तंतु और ऊपर पराग कोश। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका स्त्री केसर है। स्त्री केसर जो है इसमें आपने इस तरह से इसको बनाना है। यहाँ ऊपर आपका वृत्तिकाग्र और ये वृत्तिका। ठीक है, अब जो फूल का जो नीचे वाला भाग होता है अंडाशय, जो फूला हुआ भाग है उसको कहा जाता है अंडाशय। ठीक है, ये इस फूल की पत्तियां हैं और यहाँ हरे रंग की पत्तियां। ठीक, तो जनन भाग पूछा है केवल, तो इसमें आप पुंकेसर और स्त्रीकेसर इन दोनों को अच्छे से चित्रित करेंगे। इसके बाद अगला देखें, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच में अंतर बताना है, अपने चित्र भी बनाना है। तो चित्र इसका साथ में बना लेंगे कि उत्तल लेंस जो होता है वो बीच से मोटा होगा और किनारों से पतला, और अवतल लेंस जो है वह किनारों पर मोटा और बीच से पतला, और इस तरह से इनके जो आपके अंतर हैं वो आप लिखेंगे। इसके बाद अब आपके काफ़ी क्वेश्चन और हैं, जल्दी जल्दी वीडियो पूरा कर लेते हैं। दीर्घ रोम क्या है और यह कहाँ पाए जाते हैं, इनका कार्य क्या होता है। तो दीर्घ रोम बच्चों हमारी छोटी आंत में पाए जाते हैं। ठीक है, छोटी आंत में पाए जाते हैं और ये इनका कार्य क्या होता है कि भोजन का जो पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण करना। ठीक है, ये उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं, उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं जो कहाँ पाई जाती हैं, छोटी आंत में पाई जाती हैं। तो आपने ऐसे लिखना है, उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं, छोटी आंत में पाई जाती हैं और इनका कार्य होता है पोषक तत्वों का अवशोषण करना। ठीक है, इसके बाद है, और ये पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ पर एरिया है वो क्षेत्रफल है उसको भी बढ़ाती हैं।
ठीक। समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो बच्चों, वनों में जो भी चीज़ें हैं, मान लो पत्ते वगैरह हैं, ठीक है, वो नीचे ज़मीन में गिरेंगे तो वो वहाँ पर सूक्ष्म जीव उस पर काम करेंगे, वो उसको अपघटित करेंगे। अपघटित करने के बाद वह एक किस में बदल जाएगा? ह्यूमस में बदल जाएगा। ह्यूमस में जो पोषक तत्व होते हैं वो कौन ले लेगा? जल के द्वारा, मतलब वो जड़ मृदा में चले जाएंगे। ह्यूमस मृदा में है, बन गया ऊपरी परत, वहाँ से पोषक तत्वों को कौन ले लेगा? जड़ के द्वारा पौधे ले लेंगे और वो सारा उसे दोबारा यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव जो हैं सभी मृत जीव हों चाहे या पेड़ पौधे हों, सभी पे अपना कार्य करते हैं और उन्हें अपघटित करते हैं। तो इस तरह से कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। ठीक है, अब मैं आपको आगे क्वेश्चन पढ़ देती हूँ क्योंकि फिर लंबा वीडियो हो जा रहा है, तो आप आंसर खुद देख लें अब इसके बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार कि आपके दैनिक जीवन में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो तापीय प्रभाव जो है विद्युत धारा के, देखो बच्चों आपके इसमें दो प्रभाव थे, तापीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, दोनों तरह के जो प्रभाव हैं वो आप पढ़िएगा। तापीय का प्रयोग जहाँ ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ठीक है, जहाँ ऊष्मा मतलब कि जैसे कि आप हीटर है, ठीक है, हीटर है या फिर आपकी प्रेस होती है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है जिससे आपके कार्य हो रहे हैं, तो ये सब उपयोग होते हैं। चुंबकीय जैसे कि विद्युत घंटी में होता है, ठीक है, विद्युत घंटी में चुंबक का प्रयोग हो रहा होता है, या फिर हम चुंबकीय किसी कील जो लोहा है उसको भी हम उस पर बदल सकते हैं चुंबक में। तो इस तरह से आपने इसको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन जो है आपका 37वां क्वेश्चन जो है बच्चों, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन अब आपके शुरू हो गए। तो यहाँ अपने लंबे आंसर देने हैं और इनका जो चित्र पूछे गए हैं वो बहुत सुंदर अच्छे से साफ स्पष्ट बनाने हैं। अब देखें, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं और उसके बारे में लिखें। फिर है अपघटक किसे कहते हैं, किन्हीं दो अपघटकों के नाम बताइए और वन में ये क्या कार्य करते हैं। फिर बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है वायवीय व अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर लिखें। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये आपका पूरा हो गया और आप सभी अच्छे से अपना